नमस्कार दोस्तों, स्पीड मेकर मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अभी 2023 जून के लास्ट में जो सिलेक्शन पोस्ट एसएससी के द्वारा सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 का एग्ज़ाम जो लिया गया था, उसमें पूछे गए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स को सोल्व करने का नज़रिया ही बिल्कुल चेंज कर देने वाला हूँ। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं इसमें कैलकुलेशन को बहुत कम करूँगा और बहुत ही कम समय में मैथ्स को सोल्व करने का तरीका बताऊँगा। ये क्वेश्चन जितने भी अभी हाल फिलहाल में एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना आपका फ़र्ज़ है, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि एग्ज़ाम के क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड क्या है। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 7,000 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज 5,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 14 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज के बराबर है, तो आर का मान क्या होगा परसेंटेज में। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बट्टा में 100 हो जाता है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले पे वेस्ट ये क्वेश्चन है, लेकिन इस फार्मूला का यूज मैं नहीं करने वाला। यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, क्योंकि एसआई दोनों में सेम है और यहाँ पे 100 दोनों में सेम है, तो मैं क्या करूँगा, पी आर टी को ही यहाँ पे यूज करके इस क्वेश्चन को बनाऊँगा। तो देखिए कैसे, यहाँ पे जो एसआई आएगा कितना आएगा, पी आर टी को गुना करेंगे तो 2r इंटू यहाँ पे 7,000 को हम के लिख देते हैं बराबर, यहाँ पे जो आएगा साधारण ब्याज, क्योंकि दोनों का साधारण ब्याज क्या है, बराबर है, तो बराबर यहाँ पे मैं कर दूंगा 5k इंटू 5 इंटू में 14। अब यहाँ से मैं 2 और 7 14 से 14 को कैंसिल कर दूंगा, 14 से कैंसिल हो गया। उसके बाद में ये के और के ये कैंसिल हो गया। अब बच गया क्या, आर बराबर में 5 इंटू 5 यानी कि 25% मेरा राइट आंसर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही कम समय में इसको तो आप बगैर पेन उठाए भी कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे ही आप माइंड में समझ ले कि यहाँ पे मैं बराबर का चिन्ह लगा देता हूँ और यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो तो ऐसे ही उड़ा देंगे। फिर ये 2 से यहाँ पे 2 और 7 से ये 14 कट जाएगा। अब बच जाएगा 5 गुना 5 25, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर यहाँ पे आप ला सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का योग इतना है तो निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। इसको योग अगर करते हैं, जोड़ते हैं, तो 3 1 4 और ये 7 7 14, 8 3 11 1 12, 4 1 5 और ये 2 और 1 3, ये हमारा इसका योग आ गया। अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे लास्ट में ये 4 है, तो ये संख्या निश्चित ही 2 से डिवाइड होगी, तो 2 से डिवाइड होगी तो ये 7 और ये 13, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड 8 भी हो जाता है और 6 भी हो जाता है। अब इसमें हमें चेक करना है, तो 8 से डिवाइड होने के लिए क्या होता है कि अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये अंतिम 3 अंक 244 जो है, क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो बस मेरा राइट आंसर क्या हो गया, 6, यानी कि ये 6 से डिवाइड होगा। 6 से डिवाइड होने के लिए 2 गुना 3 यानी 2 से डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। 2 से तो ये डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड होने के लिए क्या होता है कि अंकों का जो होता है योग वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो अंकों का योग यहाँ पे 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 और 2 6, ये डिवाइड हो गया, 5 और 4 9, ये भी डिवाइड होगा, नहीं 3 से डिवाइड, ये हो गया। इतना चेक करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ हम यहाँ पे देखते हैं कि लास्ट में 2 से डिवाइड होने वाला है, तो 7 और 13 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 8 और 6 में चेक करना था, तो 8 से हम देख लेते हैं अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3600 मीटर लंबे ट्रैक के अनुदिश एक वृत्ताकार दौड़ में एक्स और वाई क्रमशः 27 और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं, तो मान लीजिए कि यदि एक ही समय में एक ही दिशा में वो चलना शुरू करते हैं, तो वो फिर से शुरुआती बिंदु पे कब मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक वृत्ताकार ट्रैक है जो कि इसकी लंबाई कितना है, 3600 मीटर है, और इस 3600 मीटर को हमें क्या करना है कि इन दोनों से
ये दोनों क्या है, ये वृत्ताकार ट्रैक है, तो बोला कि एक ही समय में एक ही दिशा में, मान लेते हैं कि ये एक ही समय में एक ही दिशा में दोनों को चलना शुरू किया इधर ही, तो वो कब पहली बार वो मतलब कि मिलेंगे, शुरुआती बिंदु पे कब मिलेंगे, जब यहाँ से चलना शुरू किया था तब। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3600 यहाँ पे क्या हुआ कि कब मिलेंगे, यहाँ पे टाइम पूछा जा रहा है, तो टाइम के लिए क्या डिस्टेंस तो 3600 हो गया, और अगर वेलोसिटी निकालने, वेलोसिटी से डिवाइड कर दे डिस्टेंस को, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। अब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अब एक ही दिशा में चल रहा है तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे यूज होगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी एक ही दिशा में चलने का क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस होगा, तो यहाँ पे दोनों का अगर वेलोसिटी माइनस करे 27 और 45 का, तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी कि 18। लेकिन ये तो किलोमीटर प्रति घंटा है, और जबकि लंबाई हमें मीटर में दिया हुआ है और टाइम ऑप्शन में सेकंड में दिया है, तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुना करके चेंज कर लेंगे, तो ये 18 से 18 कट जाएगा, और ये 5 से ये 720 बार में ये कट जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 720 सेकंड के बाद में। अब यहाँ से 5 से अगर काटने में दिक्कत है, तो 5 से काटने का तरीका क्या होता है, मैं ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पे 3600 था, बट्टा में 5 है, तो आप ऊपर नीचे क्या करेंगे, 2 से गुना कर लेंगे, अब 2 से गुना कर लेंगे तो 5 दूना 10 नीचे बचेगा, तो ये 5 दूना 10 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, और 360 को 2 से गुना करेंगे तो ये 720। ऐसे भी आप कैलकुलेशन इसका कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक विद्यालय में 32 विद्यार्थियों का माध्य भार 50 kg है। अब यहाँ पे 32 विद्यार्थियों का माध्य भार यानी कि औसत भार यहाँ पे 50 kg दे दिया है। यदि शिक्षक के भार को शामिल कर लिया जाए तो 500 ग्राम बढ़ जाता है। अब शिक्षक के भार को मान लेते हैं, शिक्षक एक आदमी है तो उनको अगर शामिल कर लिया जाए तो भार कितना बढ़ जाता है, 500 ग्राम, यानी कि अब भार हो जाता है 50 kg। ये सब kg में दिया हुआ है। अच्छा, तो शिक्षक का भार ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो जब भी इस तरीके का सवाल आए तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे शामिल किया गया है तो यहाँ पे बढ़ना चाहिए, शामिल किया गया है तो बढ़ रहा है। तो अगर बढ़ रहा है भार तो हम ऐड करेंगे। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए कि अगर शामिल करने के बाद अगर वेट इंक्रीज हो रहा है तो ऐड करेंगे, अगर शामिल करने के बाद वेट अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस करेंगे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इसका। तो यहाँ पे क्या है कि शामिल करने के बाद में वेट में वृद्धि हुई है, तो वेट में वृद्धि कितना हुआ है, 500 ग्राम यानी कि हाफ kg। तो अब इस हाफ kg को इस 32 से गुना कर देंगे, तो 32 से गुना करेंगे तो 16 आएगा, प्लस अब ये 50 को हम इसमें ऐड कर देंगे, तो मेरा आंसर 66.5 kg हो जाएगा, इसका राइट आंसर। ये बहुत ही शॉर्ट तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने का। अगर वहीं ऐड करने के बाद में यहाँ पे डिक्रीज होता तो क्या करते, 50.5 में से ये 16 को माइनस कर देते। ये बात ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक टीवी का अंकित मूल्य इतना है, यदि विक्रय मूल्य इतना है तो छूट प्रतिशत क्या है। सिंपल सी बात है, छूट प्रतिशत हमसे पूछा जा रहा है कि सीपी कितना है। सीपी नहीं, यहाँ पे अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य ही यहाँ पे सीपी है, क्योंकि कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है। इतना है और बेचा कितना में गया है, 20090 में, इतना में बेचा गया है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अगर काट देते हैं तो कितना बच जाएगा, ये 2450 और ये 2009। अब यहाँ पे क्या है कि बस यहाँ पे कैलकुलेशन यहाँ पे आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन मैं यहाँ पे कैलकुलेशन को बिल्कुल कम करके दिखाऊंगा। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे छूट कितना मिला है, कितना पे मिलेगा, 2450 पे, और हमें परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। अब छूट मिला कितना है, 2009 है और 2450 है, तो यहाँ पे कितना है, अगर यहाँ पे 49 41 अगर हम कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2050, और 400 और दे देंगे तो 450। अब यहाँ पे एक जीरो से हम एक जीरो यहाँ पे डिवाइड कट कर दिए बस। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम कि यहाँ पे डिजिटल सम का यूज करने वाले हैं। डिजिटल सम, डीएस जो होता है उसका यूज करने वाले हैं। तो हम अगर डिजिटल सम का क्या होता है एक कॉन्सेप्ट में अलग अलग वीडियो में मैं बता दूंगा, बट अभी यहाँ पे ध्यान रखना क्या है कि डिजिटल सम जो भी होगा, 9 अगर डिजिटल सम में आ गया तो उसके आंसर में या फिर उसमें किसी भी संख्या से गुना कर दे तो वो उसका डिजिटल सम 9 ही होता है। तो अगर हम देखते हैं 4
4 8 और एक 9, यानी कि ये 9 डिजिटल सम आ रहा है, भले नीचे कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो बस ऑप्शन एक ही है हमारे पास जो कि 4 नंबर 18%, ये जिसका डिजिटल सम 9 है, इसीलिए इसका राइट आंसर 18% हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको भाग करके भी आप आंसर ला सकते हैं। तो भाग करके आंसर अगर लाना है तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि 245 है और 450 है। तो अगर दो बार में, अगर यहाँ पे 245 है, अगर 450, यानी कि अगर 490 रहता, 490 रहता तब तो दो बार में पूरा पूरा कटता, यानी कि दो बार में पूरा पूरा करता और एक जीरो जाता तो 20 होता। लेकिन ये 20 से तो थोड़ा कम होगा, तो 20 अगर होता 20 से कम ही होगा, तो 22 यहाँ पे ऑप्शन गया, 20 गया, अब बचा 15 और 18। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि 90 से ज़्यादा कम नहीं है, थोड़ा ही कम है। तो यहाँ 20 से थोड़ा ही कम होगा, 5 नहीं कम होगा, 15, इसीलिए आंसर नहीं होगा, इसीलिए इसका आंसर 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन का यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा जा रहा है कि ए बी और सी अलग अलग कार्य को इतने इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए पहले दिन अकेले, बी दूसरे दिन अकेले, सी अकेले तीसरे दिन कार्य करता है तो यह और ये क्रम आगे चलता है तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमसे टाइम पूछा जा रहा है और हमारे पास टाइम अलग अलग दे दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि वर्क बराबर में क्या होता है, टाइम इनटू इफिशियंसी। अगर हमें टाइम निकालना है तो क्या करेंगे, वर्क को इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे। अगर हमें इफिशियंसी निकालना है तो वर्क को टाइम से डिवाइड कर देंगे, ये बेसिक फार्मूला होता है। और अगर हमारे पास ये टाइम दिया हुआ है तो वर्क कैसे निकालते हैं, इन तीनों का एलसीएम लेकर के हम वर्क निकालते हैं। तो आइए सबसे पहले वर्क निकालेंगे। तो वर्क क्या हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम निकालने के लिए क्या बताया था हमने कि सबसे बड़ी संख्या को, यहाँ पे अगर 3 संख्या है तो उसके जस्ट नीचे वाले छोटे वाले संख्या से डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार में जाएगा और ये 6 बार में। अब ये हम 30 को ज्यों का त्यों रखेंगे 30। अब इससे गुना क्या करेंगे, जो हमारे ये हर में आएगा, तो हर में कितना आ गया 5, यानी 30 को 5 से हम गुना कर दिए। अब फिर इसको क्या करेंगे, इसको हम सबसे छोटे वाले जो तीसरा अंक है उससे हम डिवाइड करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा नीचे कितना आ गया 2, यानी कि इसमें हमें 2 से गुना कर देना है। अब ये 30 का 30 ही रहेगा, 30 गुना 5 गुना 2 यानी कि 30 गुना 10, यानी कि हमारे पास टोटल वर्क कितना आ गया 300, यानी कि एलसीएम कितना आ गया 300। तो इस तरीके से एलसीएम यहाँ पे हम निकालेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल वर्क आ गया 300। तो अब हम इफिशियंसी निकाल लेते हैं। ए का इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, टाइम से डिवाइड करके। तो 20 से डिवाइड करेंगे 300 को तो 15 आ जाएगा ए का इफिशियंसी। बी का इफिशियंसी अगर 25 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, और सी को 31 से करेंगे तो 10 आएगा। अब बोला जा रहा है कि एक एक दिन तीनों करता है और ये काम आगे भी जारी रहता है, यानी कि पहला दिन ए करेगा तो 15 काम होगा, दूसरा दिन 12 काम होगा, तीसरा दिन 10 काम होगा, फिर चौथा दिन 15 काम होगा, पांचवा दिन फिर 12 होगा। यानी कि एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात है कि 3 दिन के बाद में ये रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि 3 दिन में कितना काम हो रहा है वो पहले देख लेते हैं। तो 3 दिन में एक एक दिन काम करेगा ये तीनों, तो कितना काम होगा 37 काम होगा, यानी कि 3 दिन में 37 काम, तो कितना दिन में टोटल 300 काम हो जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड करें 37 से तो ये कितना, ये जो आएगा उसको हम बाद में 3 से अगर गुना कर दें तो मेरा टोटल दिन निकल जाएगा, टोटल डेज निकल जाएगा, क्योंकि 3 को हम एक मान लिया है, 3 को एक बार में 37 मान के हम डिवाइड किए हैं, तो 3 से हमें गुना करना पड़ेगा। अगर यहीं 2 रहता, ए भी रहता तो हम 2 से गुना करते, क्योंकि एक दिन वो करता एक दिन वो करता, फिर तीसरे दिन ए आ जाता। अब यहाँ 3 है तो 3 से गुना करेंगे। तो अगर हम 37 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये 8 बार में अगर हम डिवाइड करते हैं तो 37 से 8 बार में कितना हो जाएगा 200। ये अगर मान लेते हैं कि इसको 40 रहता तो 40 को अगर 8 से डिवाइड करते तो 4 8 32, 320 आ जाता, लेकिन ये कितना आ जाएगा 37 को 8 से गुना करेंगे तो 8 7 56, 8 3 24 और 5 29, 200 कितना आ गया 96 आ जाता। तो 296 यहाँ पे टोटल वर्क हो जाएगा,
कितना दिन में, 8 गुना, यहाँ पे ये 8 ऊपर जाएगा तो 8 गुना 3 24, 24 दिन में मेरा 296 काम हो गया। अभी काम बचा है कि यहाँ पे 24 दिन हमने यूज कर लिया, अब यहाँ पे बचा है मेरे पास अभी कितना काम, 4 काम। अब वो 4 काम को करने के लिए कौन आएगा, ये आएगा ना फिर से, क्योंकि ए बी सी ए बी सी ए बी सी ऐसे चल रहा है, तो 4 को करने के लिए 15 आएगा तो इतना दिन लगेगा। तो 8 तरीका 24.4/5 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। हमने क्या किया कि तीनों को एक मान लिया तो 37 आ गया। अब 37 से डिवाइड किए तो 8 बार में 296 मेरा काम हो गया, लेकिन ये एक माने हैं कब, 3 दिन के बराबर, तो 3 से इसीलिए हमने इसको गुना करा है। तो 8 तरीका 24 आ गया और 4 काम बच गया, तो 4 काम को करने के लिए अब कौन आएगा, ए आएगा, इसीलिए ए से डिवाइड किए तो 4/15। तो इस तरीके से आपको उम्मीद है ये समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि उस घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी विमाएं इतना है और दशमलव के 1 अंक तक हमें ज्ञात करना है। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, L² प्लस B² प्लस H², ये होता है LBH हमारे पास दे दिया गया है। तो यहाँ पे सिंपल से इसको स्क्वायर करके ऐड कर देना है और रूट उसका स्क्वायर रूट निकाल देना है। तो 12 का अगर करते हैं तो 144 प्लस 100 प्लस में कितना हो जाएगा 8 का 64। तो यहाँ पे तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 308 आ जाएगा, जो कि रूट में आएगा और इसे हमें बाहर निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर 18 होता तो 18 का स्क्वायर 300 कितना होता है 24, तो 18 तो नहीं होगा, लेकिन ये 324 से कितना कम है 16 कम है। और ऑप्शन देख लेते हैं, 17 का स्क्वायर अगर 17 होता तो परफेक्ट होता 289, ये भी नहीं होगा। 16.5, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, यानी कि 5 है तो थोड़ा सा ज़्यादा होता, यानी कि 200, 300 के तो नीचे ही रहता वो, लेकिन ये 300 से ज़्यादा है, तो बस मेरा ऑप्शन एक ही बच गया 17.54 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अप्रोक्स का यूज करके आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है, एक वस्तु को इस शर्त पे खरीदा जाता है कि इतना कि 3 वार्षिक समान किस्तों पे 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से भुगतान किया जाता है, जबकि ब्याज वार्षिक है, तो वस्तु की कीमत क्या है। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है कि यहाँ पे हम फ्रैक्शन मेथड का यूज करके यहाँ पे इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे 10% का दिया गया है, 10% का क्या मतलब होता है 1/10, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में 10 का कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं कि 3 समान किस्तों में 3 इक्वल किस्त यहाँ पे देना है, तो इसको कैसे करते हैं, यहाँ पहले साल में 10 से 11 हो जाएगा, दूसरे साल में 10 का स्क्वायर यानी कि 100 से कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121, और तीसरे साल में 10 का क्यूब से 11 का क्यूब यानी कि 1331 हो जाएगा। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है 3 वर्षों के लिए। अगर 2 वर्ष का रहता तो हम 100 और 121 तक ही जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो आता है योग ये होता है प्रिंसिपल, और यहाँ पे जो आता है ये होता है अमाउंट, और ये 1331 जो है यही क्या है इंस्टॉलमेंट है, यही किस्त है, और यहाँ पे बराबर किस्त बोला है तो इसको भी हमें बराबर बनाना पड़ेगा। 1331 बनाने के लिए इसको 11 से गुना करना पड़ेगा। अगर इसको 11 से गुना किए तो हमें इस 100 को भी 11 से गुना करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1100 बन जाएगा, और इसको हमें कितना से 121 से गुना करना पड़ेगा 1331 बनाने के लिए, तो ये 121 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1210 हो जाएगा। अब हमारे पास प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 0 1 और ये 3 और ये 3, 3310 रुपये हमारे पास क्या आ गया प्रिंसिपल, यही वस्तु की कीमत हो जाएगी। और हमारे पास 1331 जो दिया है इसके बराबर में कितना दिया है यहाँ पे 3993, यानी कि इसका साफ साफ कितना गुना दिख रहा है 3 गुना दिख रहा है। तो यानी जब इसका 3 गुना है तो हमें इसका भी 3 गुना ओरिजिनल होगा, तो इसका 3 गुना अगर करेंगे 33 को 3 से गुना करेंगे तो 99, और 10 को 3 से गुना करेंगे तो 30, यानी कि 9930 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कम करके कम लिख के
इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, वेंकट अपनी आय का 65% खर्च करता है प्रति माह, इतना रुपए बचाने में सक्षम है, उसका मासिक खर्च ज्ञात करना है। अब यहाँ पे परसेंटेज की बात हो रही है, तो मान लेते हैं कि उसके पास में 100% होगा, 100% उसकी आय होगी, यही माना जाता है परसेंटेज में। उसमें से वो 65% क्या कर देता है, खर्च कर देता है। तो 65% जब खर्च कर दिया 100 में से, तो बचा कितना, 35%। यानी कि 35% के बराबर ये हमें दिया हुआ है और उसका खर्च निकालने के लिए, यानी 65 का हमें मान पूछा जा रहा है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, यानी कि ये 1100 जो दिया हुआ है हमें कितना का दे दिया है, 35% के लिए दे दिया है, और हमें ज्ञात कितना का करना है, 65% का, यही करना था। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो इसको आसानी से कर सकते हैं। कैसे, एक बार इसको हम काट सकते हैं। इसको अगर काटेंगे तो ये 7 बचे और इसको हम 13 बचे। अब 13 को 11 से गुना करेंगे तो 13 को 11 से गुना करने का आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि पहला और ये जो अंतिम साइड का जो होता है वो सेम रहता है, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा 143, और इस पर डबल जीरो आ जाएगा। इसको हमें 7 से डिवाइड करना है, बस 7 से डिवाइड करना है। तो ये जाएगा 7 से 2 बार में, तो 7 दूना 14, उसके बाद में ये 3 आएगा, यानी कि उससे पहले एक जीरो आएगा, तब तो ये 3 जीरो उतरेगा, 3 और जीरो उतरेगा। तो जैसे ही हम 2 के बाद में जीरो देखें, मेरा 2 ऑप्शन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें देखना है कि 2 जीरो के बाद में 4 आएगा या फिर 2 आएगा। तो अब यहाँ पे 3 और जीरो है, तो 7 को अगर 30 को 7 से डिवाइड करना है तो 4 बार में जाना पड़ेगा, यानी कि ये 2 तो मेरा आंसर नहीं होगा, इसलिए ये भी ऑप्शन गया और ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि 16 और 24 का तृतीय अनुपाती पूछा जा रहा है, तीसरा अनुपाती। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 3 आइडेंटिटीज है, ए, बी और सी है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोपोर्शन में ए बट्टा में बी हो जाता है, बराबर में बी बट्टा में सी हो जाता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर में ए इंटू सी हो जाता है। ये मेरा पहला अनुपात है, दूसरा अनुपात है और तीसरा अनुपात है। तो यहाँ पे दूसरा अनुपात बी स्क्वायर बराबर में ए सी हो जाता है। अगर पहला अनुपात ए बराबर में पूछेगा तो बी स्क्वायर अपॉन में सी हो जाएगा, और अगर तीसरा अनुपात सी बराबर में पूछे तो बी स्क्वायर अपॉन में ए हो जाएगा। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट का यूज होगा। तो यहाँ पे क्या है कि 16 और 24 दे दिया है और तीसरा हमसे पूछा जा रहा है, यानी कि कितना होगा, यहाँ पे बी स्क्वायर, बी ये है और ये क्या है, ए है। तो बी बराबर में कितना है, 24, और ए बराबर में कितना है, 16। और हमारे पास सी बराबर निकालने के लिए क्या था, बी स्क्वायर बट्टा में ए। तो यहाँ पे अगर बी स्क्वायर यानी कि 24 को 2 बार गुना करेंगे, 24 गुना में 24 बट्टा में 16, तो 8 दूना 8 तिहाई और 2 से ये 12 बार में, अब 12 तिहाई 36 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पे समानुपाती पे आधारित था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सी डी का इतना है, डी का इतना है, तो सी ई का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सी बराबर में डी का, सी जब भी यहाँ पे बराबर दिया है तो क्या हो जाएगा कि इस डी को अगर नीचे लाएंगे तो जो यहाँ पे दिया है सी बट्टा में डी, यही इसका अनुपात हो जाता है। सी बट्टा डी 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे डी बट्टा में ई, तो इसका क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, जब भी बराबर में रहे और का करके दे तो जो रेशियो यहाँ पे 2/3 दिया है वही सेम रेशियो ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं डी यहाँ पे भी 3 है और डी यहाँ पे भी 3 है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड रेशियो है। यानी सी का मान कितना है, 2 है, डी का मान कितना है, 3 है, और ई का मान कितना है, 8 है। तो अब हमसे पूछा है सी और ई का, तो सी अगर 2 है और ई 8 है, तो 2:8 को अगर आगे काटेंगे तो 1:4, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि सोमेश एक दुकानदार है, इतना अंकित मूल्य वाली छतरी को 2 क्रमिक छूट प्रदान करके बेचता है। प्रथम छूट 17% की है और महेश छतरी के लिए इतना रुपए का भुगतान करता है, तो दूसरी छूट मतलब ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 560 रुपये का चीज़ था, पहला वहाँ पे डिस्काउंट दे दिया, 17% डिस्काउंट दे दिया, तो 100% अपने आप में कोई भी चीज़ होता है, तो वो कितना में बेचा होगा, 83% में बेचा होगा। फिर इस पर कुछ डिस्काउंट दिया गया है, उसके बाद में इसको 420 में बेचा गया है।
अब बोल रहा है कि अगला डिस्काउंट कितने का है, तो यहाँ पे सिंपल सा ये रेशियो मेथड का यूज करके इसको हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे। यहाँ पे भी मैं कैलकुलेशन कम करूँगा, 7 से कटते हैं इसको तो 7 8 56 और ये 7 6 42। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब इसको फिर से डिवाइड करते हैं तो 15 चौका 60 और ये 2 चौका 8। अब ये कितना हो गया, 166 हो गया। अनुपात में कितना हो गया, ये 10 15 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 16 रुपये का छूट मिल रहा है। 16 रुपये का छूट मिल रहा है कितना पे, 166 पे, और परसेंटेज में निकालने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि अगर ये यहाँ पे 1600 हो जाएगा और ये 1660 हो जाएगा। अगर 1660 ये भी रहता, अगर मान लेते 166 से डिवाइड करना है, तो अगर यहाँ पे 1 0 के जगह पे 1 6 ही रहता तो ये 10 बार में कट जाता। लेकिन 10 ये 6 नहीं है, 0 है, यानी कि अगर मान लेते 1660 रहता तो ये 10 बार में कट जाता। लेकिन यहाँ पे 1600 है तो 10 से थोड़ा सा ही तो कम होगा, तो ना तो ये हमारे पास आंसर होगा। 6 तो बहुत कम हो गया, 6 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो सिर्फ एक ही तो ऑप्शन मेरे पास बच रहा है 9.64, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी आप कैलकुलेशन नहीं करके थोड़ा सा दिमाग का यूज करके यहाँ पे इसको कैलकुलेशन से आप बच सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद है आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास कहा जा रहा है कि कक्षा 1 में औसत आयु 20 वर्ष के 12 छात्र हैं। अब कक्षा 1 में कितने छात्र हैं, 12, और कक्षा 2 में कितने छात्र हैं, 16। कक्षा 1 के छात्र का आयु कितना है, 20 वर्ष, और कक्षा 2 के आयु वर्ष कितना है, 23। अब पूछा जा रहा है कि दोनों का कितना आयु होगा। तो यहाँ पे क्या है कि इसको भी सोल्व करने का एक तो तरीका है कि आप गुणा करके, ऐड करके और सारे को डिवाइड कर दीजिए तो वो आपका पूरा आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे इसको रेशियो से इसको भी हल करूँगा। यहाँ पे रेशियो इसका काटते हैं 4 से, तो ये 4 3 बार में और ये 4 बार में, और ये 4 और 3 कितना हो जाएगा, टोटल 7 है। अब हमारे पास टोटल लड़के 7 हो गए रेशियो में। अब हमारे पास ये 20 पहले का औसत है और 23 दूसरे का औसत है, तो यहाँ पे मैं शिफ्टिंग मेथड का यूज करूँगा। अब मैं मान लूँगा कि टोटल का कितना था, 20 ही था। ठीक, टोटल का कितना था, 20 था। अब यहाँ पे 3 यहाँ पे ये ज़्यादा है, और कितने बच्चों के लिए, 4 बच्चों के लिए, तो 3 ज़्यादा है 4 बच्चों में, तो कितना ज़्यादा हो गया, 12 ज़्यादा हो गया। और हमें औसत निकालना है तो टोटल बच्चे को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा टोटल बच्चे से। तो 7 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे क्या हमने किया कि पहले मान लिया कि इसका भी 20 है, इसका भी 20 है, लेकिन रियल में तो ये 3 ज़्यादा है, और 3 ज़्यादा कितने लड़कों के लिए, 4 लड़कों के लिए है। और अगर हमें इक्वल करना है तो सातों लड़कों में वो 12 जो जितना ज़्यादा है, यानी 12 ज़्यादा है, वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम देखते हैं कि 7 से डिवाइड करते हैं तो 1 दशमलव समथिंग समथिंग तो आएगा ही। तो अगर हम इसमें 1 दशमलव समथिंग ऐड करेंगे तो 21 दशमलव समथिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 1 में ही है। यहाँ पे 3 तो 20 दशमलव समथिंग है, ये तो 43 है, ये तो 1.53 है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 21.7 वर्ष हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 72 से विभाज्य नहीं है। 72 से विभाज्य होने के लिए क्या होता है कि उस संख्या को 8 और 9 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 8 और 9 दोनों से अगर कोई संख्या विभाज्य है तो वो संख्या 72 से भी विभाज्य होता है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, पहले 8 से ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि 8 से जानते हैं कि 8 से किसी भी संख्या को विभाज्य होने के लिए अंतिम 3 अंकों को 8 से डिवाइड होना जरूरी है। तो अगर हम पहला देखते हैं तो पहला 344 है, ये 8 से डिवाइड है, 8 3 का 24, 10 और 4, ये तो डिवाइड नहीं है। और दूसरा देखते हैं तो यहाँ पे 9/72 और ये 6 और 4, यहाँ पे सॉरी पहला अंक यहाँ पे क्या था कि 344 था। 344, 8 3 का 24, 8 चौका 32 और 2 और 4, ये तो 8 से डिवाइड है, यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। उसके बाद में दूसरा अंक क्या है, 784, 9/72 और 6 और 4, 8 7 64, ये भी डिवाइड हो गया।
तो ये भी डिवाइड है। तीसरा अंक 8 एकम 8, 8 दूना 16, ये भी डिवाइड है। अंतिम 3 अंक ये भी 8 से विभाज्य है। बस यहाँ पे 4 जो ऑप्शन में दिया गया है 280, ये 8 से डिवाइड नहीं है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। यहाँ पे 9 से हमें चेक करने का जरूरत भी नहीं है, सिर्फ 8 से ही चेक करके इसका राइट आंसर ला सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक खोखले अर्धगोलाकार कटोरे की आंतरिक और बाहरी व्यास क्रमशः इतना है, यदि इसे पिघलाकर इतना सेंटीमीटर के ठोस बेलन के रूप में डाला जाए तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि जब भी ये क्या है, गोला और ये बेलन, ये सब क्या है, 3D फिगर है। ये सब क्या है, 3D फिगर है, जबकि आयत और ये स्क्वायर जो होता है ये सब क्या है, 2D फिगर है। तो यहाँ पे जब 3D से 3D फिगर बनाते हैं तो उसका क्या होता है, वॉल्यूम बराबर होता है। और जब 2D से 2D फिगर बनाएंगे तो वहाँ पे उसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप बराबर होता है। तो यहाँ पे 3D फिगर है यानी कि दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो अर्धगोले का वॉल्यूम कितना होता है, 2/3 पाई r³ होता है। अब यहाँ पे खोखला है तो यहाँ पे दोनों ये रेडियस क्या होगा, रेडियस का क्यूब आपस में माइनस होगा। तो यहाँ पे पहला रेडियस कितना हो जाएगा, अगर व्यास 6 है तो 3 और ये 10 है तो 5, यानी कि 5 का क्यूब 125 और माइनस में 3 का क्यूब 27, बराबर में किसके हो जाएगा, बेलन का आयतन कितना होता है, पाई r²h। अब r यहाँ पे कितना दे दिया है, व्यास 14 है तो r कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी कि 7 गुना में 7। और हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे h, जो कि h यहाँ पे गुना हो जाएगा, h हमसे पूछा जा रहा है। अब ये पाई से पाई से तो ये सिंपल सा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको घटाते हैं तो कितना आएगा, 98 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर 7 7 49 को अगर 49 से अगर 98 को डिवाइड करते हैं तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में, यानी कि h बराबर हमारे पास कितना आ गया, 2 गुना 2 4/3 आ गया। h बराबर में कितना आ गया, 4/3, और 4/3 का मतलब क्या हो गया, 1.13, जो कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक पंसारी 13% के लाभ पर दालों को बेचता है और ऐसे बाटों का उपयोग करता है जो बाजार के बाट से 24% कम है, उसके द्वारा अर्जित लाभ क्या होगा। तो पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, इस तरीके का सवाल में क्या करना पड़ता है, आप यहाँ पे SP रख लें और यहाँ पे CP रख लें। बस यहाँ पे अब क्या कर दें कि जो भी दिया गया है डेटा उसको आप सिंपल सा बट्टा में करके लिखते चले। 13% के लाभ पर, यानी कि 113 में बेच रहा है 100 का सामान, गुना वहाँ पे बाट का कितना कम कर रहा है, 24%, यानी कि वो ये 100 मतलब 1 kg 1000 ग्राम, 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम, या फिर आप यहाँ पे परसेंटेज भी कर सकते हैं, यहाँ पे 100 भी ले सकते हैं कि 100 का बेच रहा है, लेकिन वो रियल में कितना बेच रहा है, 76 ही, क्योंकि 24% कम दे रहा है। तो अब यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं, इसको ये सॉल्व करते हैं, तो 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से करते हैं तो कितना बार में कटेगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 76 का चीज़ था और ये 113 में बेच रहा है, तो कितना का मुनाफा हो रहा है, 76 पे 24 और 13 कितना है, 37 का मुनाफा हो जाए, 24 यहाँ पे और 13 यहाँ पे, 37 का गुना में 100। अब यहाँ पे देखते हैं 37 और ये 76 है, तो अगर ये 74 रहता तो ये 2 बार में कटता तो ये 50% आ जाता, लेकिन ये 74 से तो थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि अब डिनोमिनेटर थोड़ा ज़्यादा है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो तो 50 से थोड़ा कम आएगा, क्योंकि 2 ही ज़्यादा है तो थोड़ा ही कम आना चाहिए। तो अगर ऑप्शन में अगर हम देखें तो 50 से थोड़ा कम वाला कितना, ये तो 37.5 बहुत ज़्यादा कम है, ये 45 ये भी बहुत कम है, ये 42 तो और कम है, और ये 48.68 ये 50 के ज़्यादा नज़दीक है, इसीलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। सिंपल सा इसको बनाने का तरीका ये रहेगा मेरा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 48 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 36 किलोमीटर की दूरी इतना की चाल से और 16 किलोमीटर की दूरी इतना की चाल से चलता है। औसत चाल निकालना है, तो यानी कि औसत चाल का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो है, उस टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास औसत चाल
आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं टोटल डिस्टेंस कितना है, 48 और 36 कितना हो गया, 48 और 36 और यहाँ पे 16, 36 और 16 कितना हो गया, 52, 52 और 48 कितना हो गया, पूरा 100 हो गया। 100 किलोमीटर है और टाइम कितना लग रहा है। अब टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये डिस्टेंस को वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे टाइम मिलेगा। तो पहला यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, 8 के स्पीड से 48 के लिए 6 घंटा यहाँ पे लगेगा। उसके बाद में ये 36 किलोमीटर को 18 की स्पीड से 2 घंटा वहाँ पे लगेगा, यानी 6 घंटा यहाँ लगा, 2 घंटा यहाँ, और 16 किलोमीटर को 8 के स्पीड से 2 घंटा यहाँ भी लगेगा। तो 6 और 2 8 और 2 10 घंटा लग गया। तो 10 से अगर 100 को डिवाइड करेंगे तो 10 मेरा आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 66% है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। कक्षा के 3 बैचों में छात्रों का अनुपात 2-3-5 है। अब प्रत्येक बैच में 20 छात्र बढ़ते हैं तो अनुपात बदलकर इतना हो जाता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या क्या होगी। यानी कि पहला अनुपात कितना दिया है, 2, 3 और 5, और फाइनल अनुपात कितना दिया है, 4, 5 और 7। अगर हम देखें तो बोला जा रहा है कि प्रत्येक में 20 छात्र बढ़ते हैं, यानी कि सब में 20-20 बढ़ रहा है। और अगर रेशियो देखें तो ये 2 से 4, 3 से 5 और ये 5 से 7, ये भी कितना बढ़ रहा है, 2 यूनिट बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 2 यूनिट बराबर में कितना हो जाएगा, 20। तो 1 यूनिट बराबर में अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा, मेरे पास 10 आ जाएगा। यानी कि 1 यूनिट का मान हमारे पास कितना आ गया, 10। और हमसे पूछा जा रहा है पहले, तो पहले कितना यूनिट था, 2, 3, 5 और 5 10 यूनिट था। तो 10 को अगर 10 से गुना करते हैं तो 100 बच्चे पहले उस कक्षा में मौजूद थे। ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक छात्रावास में 35 विद्यार्थियों के लिए 27 दिनों का भोजन उपलब्ध है। 45 विद्यार्थियों के लिए यह भोजन कितने दिन के लिए होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस इसको तो मतलब कि आप बगैर पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्या करना है। 35 गुना 27, ये तो पहले 35 विद्यार्थियों के लिए 27 दिनों के लिए भोजन था, बराबर अब यही भोजन 45 विद्यार्थियों के लिए कितने दिन चलेगा, यही निकालना है। तो अब इसको हम डिवाइड करते हैं, 9 × 5 = 45, 9 × 3 = 27 और 5 से 7 बार में, यानी कि 7 × 21 दिन इसका राइट आंसर यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बोला कि अरविंद ने साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के लिए इतना रुपए जमा किए, 5 वर्षों के बाद उसे ब्याज के रूप में इतना प्राप्त हुआ, तो ब्याज की दर क्या है। तो ब्याज की दर हमसे पूछा जा रहा है और 5 वर्षों में इतना रुपया प्राप्त हुआ है ब्याज के रूप में। तो ब्याज की दर क्या होता है कि एक वर्ष में जो प्रिंसिपल पे जितना रुपया मिलता है वही तो ब्याज होता है। एक वर्ष में जो प्रिंसिपल पे रुपया मिलेगा जितना % वही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो हम देख लेते हैं कि एक वर्ष में कितना प्राप्त होगा। तो एक वर्ष में निकालने के लिए क्या, इसे 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो 5 × 9 = 45 और ये 5 दूना 10 और ये बचेगा 5 × 5 = 25, यानी कि एक साल में 925 रुपये उसे ब्याज मिल रहा है। कितने पे, 18,500 पे। और इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि 925 का 2 गुना यहाँ पे 1850 हो जाएगा, यानी कि ये 20 बार में कट जाएगा। और इस 20 को अगर हम 20 से 100 को काटते हैं तो 5% मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको आप क्या करेंगे, एक वर्ष में पहले ला लेंगे 5 से डिवाइड करके, और यहाँ पे प्रिंसिपल का कितना % है वो देख लेंगे, वहीं आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक संख्या में पहले 5% की वृद्धि की जाती है, फिर इसमें 20% की कमी की जाती है, मूल संख्या में कितने % की वृद्धि हुई। तो यहाँ पे सिंपल सा है, x + y प्लस में x × y 100। इस पर भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसको 100 मान के भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 100 मान के ही बनाऊंगा,
क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा XY के मुकाबले। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि पहले संख्या 100 था, उसमें 5% का वृद्धि हुआ तो कितना हो गया 105, और यहाँ पे फिर से इसमें 20% का वृद्धि होगा तो 20% इसका कितना हो जाएगा 10% तो 10.5 होगा, और 20% 21 होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 126। यानी 100 था 126 हो गया, कितना परसेंट बढ़ गया 26% बढ़ गया। आप चाहे तो XY पे भी बना सकते हैं, तो दोनों अगर वृद्धि है तो 20 और 5 25, 25 प्लस 20 गुना 5/100, तो यहाँ से 1 मिल जाएगा, 25 और 1 26 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ही मेथड यहाँ पे समान ही समझ लेंगे। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि यदि किसी संख्या के 20% को दूसरी संख्या से घटाया जाता है और दूसरी संख्या घटकर 70% हो जाती है तो पहली और दूसरी का अनुपात ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि ये संख्या A और B है, पहली संख्या A है, दूसरी संख्या B है। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है किसी संख्या के 20% को दूसरी संख्या से घटाया जाता है, यानी कि दूसरी संख्या B से अगर 20% घटाया जाता है पहली संख्या का, तो 20% का मतलब क्या होगा 1/5, यानी A/5 हम घटा लिए। तो अब क्या बोला जा रहा है कि दूसरी संख्या घटकर 70% हो जाएगी, यानी कि जो B है वो 7/10 हो जाएगा। यही तो इसका मतलब हुआ कि 7/10 हो जाएगा, घट के 70% हो जाती है। अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो इसको हम इधर भेज देते हैं और इस 7B/10 को इधर ला लेते हैं, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये 10B में से 7B जाएगा तो 3B/10 हो जाएगा, और ये बराबर में A/5 हो जाएगा। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 5 से ये 2 बार में, अब A/B अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 3/2, यानी कि 3:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बड़ा ही सिंपल सवाल था, इसको क्या करना था, जो जैसे जैसे स्टेटमेंट बोल रहा है वैसे वैसे यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कक्षा A के 20 छात्रों का औसत 75 है, कक्षा B के 30 छात्रों का औसत 60 है, दोनों कक्षाओं का औसत पूछा जा रहा है। पिछला भी एक क्वेश्चन था जो कि इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। तो पहले कक्षा में कितना छात्र है 20 है, और दूसरे में कितना है 30 है। तो हम इसको रेशियो में ले लेते हैं, तो पहला में कितना है 2 और दूसरा में 3, टोटल कितना हो गया 5। पहले का औसत कितना है 75 और दूसरे का कितना है 60, और हमें फाइनल निकालना है। तो अब हम मान लेते हैं कि टोटल औसत कितना था 60 ही था। अब यहाँ पे प्लस हमने इसलिए लिखा कि ये दूसरा जो औसत है ये 60 से ज़्यादा है, तो ज़्यादा कितना है 15, और कितना बच्चों में ज़्यादा है 2 बच्चों में, तो 15 ज़्यादा है 2 बच्चों में, तो पूरा कितना हो गया 30, और इस 30 को डिवाइड करना है कितना में टोटल बच्चे में, टोटल बच्चे कितना है 5 यूनिट, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में कटेगा, इसमें हम ऐड कर देंगे 6, तो मेरा राइट आंसर 66 वर्ष आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। बोल रहा है कि यदि क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का 94% है तो लाभ प्रतिशत। ये भी सवाल पिछले सवाल की तरह ही है। क्रयमूल्य जो है ना विक्रयमूल्य का, तो विक्रयमूल्य मान लेते हैं कि 100 है और क्रयमूल्य कितना है 94 है। तो अब हमसे लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो यानी कि लाभ कितना हो रहा है 6 पे, और कितना हो रहा है ये लाभ कितना हो रहा है 6 पे, और कितना पे 94 पे। इसको 100 से हम ये कर देंगे, गुना कर देंगे परसेंटेज मिलाने के लिए। तो यहाँ पे अगर एक चीज़ देखेंगे कि अगर ये 96 रहता 96 रहता तो 1/16 कितना आ जाता 16 आ जाता, और 1/16 का मतलब होता है कितना 6.25, इतना परसेंट होता है। लेकिन ये 96 से क्या है कम है, यानी कि जो मेरा वैल्यू आएगा 6.25 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो 6.25 से थोड़ा सा अगर ज़्यादा देखें तो पहले तो ये दोनों मेरा कट जाएगा, ये 6.25 नहीं है क्योंकि ये 4.6 है, ये तो 5.6 है। अब इस दोनों में हम देखेंगे कि ज़्यादा नज़दीक कौन है, यानी कि थोड़ा सा ही ज़्यादा कौन है 6.25 के। तो यहाँ पे 6.4 जो है ये आपका ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए इसका राइट आंसर 6.4% हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको प्रॉपर डिवाइड करके भी आप आंसर ला सकते हैं, बट यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन का यूज करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने ये 25 क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो
सोल्व करने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।